नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ज्योति और बात आज बांग्लादेश की कर रहे हैं। देखिए, बांग्लादेश लगातार सुर्खियों में इस वजह से है कि वहां हिंसा हो रही है। अब शेख हसीना जो कि बांग्लादेश छोड़ करके बांग्लादेश जिन्होंने छोड़ दिया, उनका एक जो बयान है काफ़ी चर्चा में है। बयान ये है कि आखिर मैंने अमेरिका को वो आइलैंड नहीं दिया जिसकी वजह से अमेरिका ने मेरी सरकार को तोड़ दिया। मेरी सरकार वहाँ से मैं खुद इस्तीफ़ा देने पर मजबूर हो गई, मुझे वहाँ से भागना पड़ा। तो तमाम तरह की बातें इस वक्त चल रही है। वो कौन सा आइलैंड था ये भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इस दौरान मोहित जुड़ गए हमारे साथ। मोहित, बांग्लादेश की स्थिति लगातार खराब है और चर्चा लगातार हो रही है, और चर्चा बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बयानों की भी हो रही है, जिसमें वो कहती हैं कि मेरा दिल रो रहा है क्योंकि मेरी पार्टी के नेताओं को के घर फूंक दिए गए, उनको मारा जा रहा है, कई लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये स्थिति जो है बांग्लादेश की अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही। वहाँ पर एक इंटरिम गवर्नमेंट भी बन चुकी है। जी बिल्कुल, देखिए बांग्लादेश में स्थिति अभी बहुत ज़्यादा नाजुक है। वहाँ पर और इन सब सारी कंट्रोवर्सीज के बीच सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि आखिर शेख हसीना इस पे क्या प्रतिक्रिया देती हैं, क्योंकि ये पहला रिएक्शन था उनका। और उनका कहना यही है कि जो बांग्लादेश की स्थिति जिसमें उनको निकल कर आना पड़ा, उसमें सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने ये बताई कि अगर वो ऐसा नहीं करती तो बांग्लादेश में लाशों के ढेर लग जाते। और इसके बाद जिस तरीके से वहाँ पर हिंसा हुई, लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, तो इस पर भी अब शेख हसीना ने चुप्पी तोड़ी है। सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही है अपने इस इंटरव्यू में कि मैंने कभी भी छात्रों को रजाकार नहीं कहा। रजाकार का मतलब जो बंगाल में वहाँ पर जो माना जाता है, वहाँ पर ये था कि आतंकवादी, और एक बहुत अलग तरीके से उसको लिया जाता है। जिन्होंने बेसिकली जब पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग हुए थे, और जो पाकिस्तान से अलग होना नहीं चाहते थे, जो बांग्लादेश चाहते थे कि अलग ना बने, तो उन लोगों को, विरोधी लोगों को रजाकार कहा गया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, मुझे याद आ रहा है, बांग्लादेश में, जब ये कहा जा रहा था, वो पूरा बयान तो नहीं देखा गया कभी भी, जिसमें बांग्लादेश की उस वक्त की प्रधानमंत्री, जो पूर्व प्रधानमंत्री हो चुके शेख हसीना, उन्होंने कहा कि हम जो आरक्षण का लाभ है वो अगर स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को नहीं देंगे तो क्या रजाकारों को देंगे। तो यही वो बयान था जिसके बाद जो विद्रोह की आग है एक बार फिर से भड़की थी, जो लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद थम जाएगी, उस बयान का भी जिक्र किया। जब शेख हसीना अपने बयान में ये कहती हैं कि लाशों का ढेर लग जाता है, लाशों का ढेर अभी भी लग रहा है। बिल्कुल, अभी भी लग रहा है। और जब शेख हसीना वहाँ से निकली थी, उसके एक दिन पहले लगभग 100 मौतों का आंकड़ा सामने आया था। और ये वो आंकड़ा है जो आंकड़े हैं, क्योंकि वास्तविकता कई बार आंकड़ों से बहुत ज्यादा भी होती है। ऐसा ही होता है, मतलब बांग्लादेश की स्थिति में अभी यही हो रहा है, जो सामने आंकड़े आ रहे हैं, घरों में तोड़फोड़ की जा रही है, आगजनी की जा रही है, हिंदुओं पे अत्याचार किए जा रहे हैं। हर जगह आप जितने भी इंटरनेशनल अखबार उठाकर देख लेंगे, उसमें बांग्लादेश की खबर प्रमुखता से उठाई गई है, क्योंकि सभी इस वक्त जानते हैं कि बांग्लादेश में इस वक्त किस चरम पर अत्याचार चल रहा है। बिल्कुल, वहाँ पर यहाँ पर लगातार अभी अंतरिम सरकार बन गई है वहाँ पर, लेकिन जिस तरीके से अब सीधा अटैक जो है सरकार के बाद, पूरा का पूरा अटैक जो है वहाँ की जुडिशरी पे किया जा रहा है। खासतौर पे जिस तरीके से चीफ जस्टिस को उनसे इस्तीफा देना पड़ गया उनको। और इसके बाद अब शेख हसीना ने जब चुप्पी तोड़ी, उन्होंने सबसे बड़ी बात यही कही, सीधा टारगेट उन्होंने अमेरिका को किया कि जो सेंट मार्टिन जो द्वीप था, वहाँ पर उसको लेकर पूरा नैरेटिव खड़ा किया गया, जिसके पीछे साजिश बताई गई। ये उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है। हाँ, विदेशी था उन्होंने। मैं उनका बयान आपको बताता हूँ कि मैंने इस्तीफा दे दिया ताकि मुझे लाशों के ढेर नहीं देखना पड़े। वे छात्रों की लाशों पर सत्ता में आना चाहते थे, जो विरोधी थे इनके, लेकिन मैंने इसकी अनुमति नहीं दी। मैंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। मैं सत्ता में बनी रह सकती थी यदि मैंने सेंट मार्टिन द्वीप की संप्रभुता अमेरिका के सामने समर्पित कर दी होती, उससे बंगाल की खाड़ी में अपना प्रभुत्व स्थापित करने की अनुमति दे दी होती। क्योंकि वहां से बंगाल की खाड़ी में अपना पोर्ट क्यों बनाना चाहता था, वो जगह क्यों चाहता था अमेरिका, ताकि वहां से वो चीन पर नजर रख सके और भारत पर नजर रखे। और शेख हसीना ने अपना इस्तेमाल नहीं होने दिया। मैं आपको एक और रिसर्च सामने आई जिसमें कहा गया कि रशिया ने ये जानकारी पहले ही दे दी थी, 2023 में 15 दिसंबर को दी थी। एक प्रेस ब्रीफिंग की थी जिसमें रशियन प्रवक्ता
मारिया जखारोवा की तरफ से कहा गया था कि अगर अगले चुनाव में शेख हसीना सत्ता में आती है तो फिर अमेरिका जो है उनकी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए सभी शक्तियों का इस्तेमाल करेगा। ये चेतावनी 2023 की थी और वो सही साबित होता हुआ अब दिखाई दे रहा है, क्योंकि जनवरी में चुनाव थे बांग्लादेश में, शेख हसीना फिर से सत्ता में उन्होंने वापसी की और उसके बाद ये आंदोलन शुरू हुआ और ये आंदोलन धीरे धीरे फंडिंग इस आंदोलन को मिलती गई। कहाँ ये आंदोलन छात्रों का आंदोलन था, जो इतने छात्र क्या इस तरीके से अलग अलग शहरों में इतना उग्र प्रदर्शन कर सकते हैं, हिंदुओं को अलग से टारगेट करेंगे, छात्र अपनी मांगों तक आधारित रहेंगे ना, उनकी भी एक सीमा है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे प्रोटेस्ट का इस्तेमाल बाहरी ताकतों ने किया है, उन ताकतों ने किया है जो शेख हसीना के खिलाफ थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पर जो छात्रों का प्रदर्शन था और ख़ासतौर पे शुरू तो छात्रों से हुआ, लेकिन जिस तरीके से कट्टरपंथी इसमें जोड़ते चले गए, उन्होंने सीधे सीधे जो वहाँ पर जमात की जो बात सामने आ रही है, उन्होंने इस पूरे प्रोटेस्ट में समर्थन दिया। इसके बाद ये जो मामला बढ़ता चला गया और रज़ाकार का मुद्दा हो, आरक्षण का मुद्दा हो, इसके अलावा जो कहीं ना कहीं गलती कई मामलों में शेख हसीना की भी जो निरंकुशता थी, जो स्ट्रिक्ट फैसले थे, तो उस पर भी लोगों की नाराज़गी है। और लंबे समय से जब आप कई सालों से सत्ता में रहते हैं तो लोगों की एंटी इनकम्बेंसी का भी सामना करना पड़ता है। तो जब ये सारी चीज़ें एक साथ हो गई, तब जो है वहाँ पर उस चीज़ का फ़ायदा अमेरिका को मिला और अमेरिका ने ऐसा जो आरोप लग रहे हैं सीधे सीधे कि ये इस पूरी प्लानिंग में अमेरिका का बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि वो जो अब तो खुद शेख हसीना ने सीधे तौर पर टारगेट करते हुए कह दिया कि वो सेंट मार्टिन जो द्वीप था उसमें अमेरिका अपना वो कब्जा चाहता है, क्योंकि आसपास के जितने कई सारे देश हैं वहाँ से। सीधे तौर पर देखिए, अमेरिका के बारे में तो ये कहा जाता है कि जहाँ पे भी युद्ध होना होता है, यहाँ पे जहाँ उसको कुछ चाहिए होता है, वो उस सरकार को उखाड़ फेंकता है। अब आप रशिया और यूक्रेन का देख लीजिए, अमेरिका टांग अड़ाए हुए है। अगर आप इजराइल पर आ जाएंगे, वहाँ पर टांग अड़ाए हुए हैं। आप आर्मेनिया अजरबैजान देख लीजिए, वहाँ पर टांग अड़ाए हुए हैं। जिन देशों में आप देखेंगे कि कुछ अस्थिरता चल रही है, किसी प्रकार का कोई माहौल है, तो उसमें अमेरिका का हाथ रहता है। ये वो अमेरिका है जो ये भूल चुका है कि 3 देश, स्पेन, फ्रांस और ब्रिटेन, उस पर एक वक्त पर उनका प्रभुत्व हुआ करता था, उनका राज हुआ करता था, जो एक वक्त में एक किस्म से आप कह सकते हैं कि बेड़ियों में बंधा हुआ था। वो बाहर निकला तो उसने सुपर पावर बनने के लिए कितने देशों को दबाना शुरू कर दिया, जो आरोप लगाए जाते हैं हमेशा। तो ये अमेरिका हर जगह टांग क्यों अड़ाता है? देखिए, अमेरिका का जो एक स्लोगन जो हमेशा उनकी पॉलिटिक्स में भी दिखाई देता है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो वो चाहते हैं कि वो सब जगह सबसे आगे रहें और सबसे ज़्यादा ताकतवर। और कोई एक होता है कि हम ताकतवर रहें, दूसरा हम किसी को ताकतवर ना होने दें, क्योंकि अगर एक देश एक वॉर में उलझता है, वो कम से कम 10 से 20 साल पीछे चला जाता है, चाहे वो बहुत इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की बात हो, इकोनॉमिक तरीके अमेरिका से। अपना क्या अमेरिका का रहता है, क्या वो अपना प्रभुत्व साबित करना चाहता है, उसकी क्या मंशा रहती है, मैं ये जानना चाहती हूँ। क्योंकि अमेरिका, आप जहाँ भी देखेंगे, जहाँ पर अस्थिरता का माहौल है, वहाँ पर बीच में टांग अड़ाता हुआ अमेरिका दिखाई दे जाता है। ये उसकी उसी पॉलिसी का हिस्सा है कि बीच में आप आइए, इंटरवीन करिए, इंटरवेंशन पॉलिसी जिसे कहा जाता है अमेरिका में। उस इंटरवेंशन पॉलिसी जो कि भारत की कहीं दूर दूर तक भी नहीं है, उसी का हिस्सा है कि वो हर जगह टांग अड़ाता है। आप देख लीजिए कहाँ वो यहाँ तक आकर बंगाल की खाड़ी भी अपना पोर्ट बनाना चाहता था। तो ये वही प्रभुत्व दिखाने की कोशिश है अमेरिका की तरफ से कि हम ही सर्वस्व हैं, हमारी हर एक पर नजर है, पूरी दुनिया की वो ताकत बनना चाहता है। तो बिल्कुल, ये अमेरिका का तो हमेशा से शुरू से अभी लगातार देखा जा रहा है कि ताकतवर हमेशा अमेरिका बनना चाहता है। और इस पूरे जो 2 देशों की लड़ाई में सबसे बड़ी चीज़ ये होती है ना कि अगर आप एक को सप्लाई भी करेंगे, एक जब आप किसी को मदद की बात कहेंगे तो वो आपसे मदद भी लेगा, फिर बाद में आपसे हथियार भी ले लेगा, से बार-बार इनकार हथियार भी लेगा, वो आपसे हथियार खरीदेगा, आप उससे उस बैक सपोर्ट की बात करेंगे। क्या लगता है कभी बांग्लादेश वापस लौट आएंगी, जैसा वो कह रही है वापस आएंगी? बिल्कुल, शेख हसीना ने कहा है कि वो वापस लौटेंगी, लेकिन ये तब मुमकिन हो पाएगा कि जब वहाँ पर बांग्लादेश में जो अवामी इनकी पार्टी है, अगर वो वापस से लोगों को समझाने में कामयाब होती है। लेकिन अवामी लीग इस वक्त जिस स्थिति में है, जितने नेता उनके टारगेट किए जा रहे हैं, कई एक नेता की तरफ से तो गुहार भी लगाई गई है भारत से कि आप हमें शरण दे दीजिए, क्योंकि हम छुपते हुए फिर रहे हैं, अपनी जान बचा रहे हैं, हम कहीं कहीं शेल्टर ले रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में भारत भी क्या करेगा? क्या कोई जवाब भारत की तरफ से दिया जाएगा जिस नेता ने गुहार लगाई है? नहीं, देखिए, अब भारत की जो पॉलिसी है वो किसी देश के घरेलू मामले में अभी तक भारत नहीं जाता है वहाँ पर, जब तक कि वहाँ से सरकार को शेल्टर दिया है। तो क्या शेख हसीना, चूंकि शेख हसीना का लंबा जुड़ाव रहा है भारत से और वो भारत आ रही थी, लेकिन
भारत बांग्लादेश में जाके कुछ करे, ये भारत की पॉलिसी नहीं, में फिलहाल नहीं बांग्लादेश दिख रहा। जाकर नहीं, कि कुछ नेताओं ने गुहार लगाई कि हमें अब फिलहाल के लिए शरण दे दीजिए, हमें अपनी जान बचाने के लिए मारे मारे फिरना पड़ रहा है। तो ये बहुत मुश्किल है कि ये इस पर बहुत भारत मुश्किल कोई है। जवाब देगा, और देखना ये होगा कि वहाँ पर क्या स्थिति अब उत्पन्न होती है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ज़रूर है, क्योंकि अभी भी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। जो हिंदू हैं, जिनके खिलाफ लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है, अमेरिका में भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ब्रिटेन में कर रहे हैं, भारत में जगह जगह कर रहे हैं, हिंदुओं पर लगातार हत्या जारी है। तो बांग्लादेश की स्थिति पर लगातार नज़र बनी हुई है। फिलहाल के लिए इस डिजिटल लाइफ में अभी इतना है।